हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हंटिंगटन डिजीज़। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल गेंगलिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो सेरिब्रम का पार्ट होता है और इसमें जो है मोस्टली फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं, लाइक कोग्निटिव फंक्शंस वगैरह, और भी जो अदर एरियाज है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो बेसल गेंगलिया होता है, ये जो है न्यूक्लियाई होते हैं और ये जो है मोटर कंट्रोल करते हैं, यानी जो मस्कुलर कंट्रोल है, मसल मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं अपन इस कंडीशन की। तो ये क्या होती है? इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी डिजीज ऑफ CNS। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता रहता है माइल्ड टू सीवियर फॉर्म। दूसरा, ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, यानी रिलेटेड टू आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स प्रॉब्लम। ओके, और ये किसको अफेक्ट करती है? CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब इसमें होता क्या है? इन विच डीजनरेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल गेंगलिया। यहाँ पे किसका डीजनरेशन होने लग जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल गेंगलिया का। अब यहाँ पे इनका जो डीजनरेशन हो रहा है उस वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? प्रोग्रेसिव कोरिया। कोरिया टर्म का मतलब होता है इरेगुलर या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो पर्सन होगा जो इससे सफ़र कर रहा है उसमें क्या होगा कि उसके जो बॉडी है या जो हाथ पैर है उनमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे, उसका कोई मसल मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा। लाइक जो हाथ है उसका ऊपर नीचे हो रहा है, पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे बार बार ऐसे मूवमेंट्स होते रहेंगे और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं कोरिया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे डेमेंशिया भी देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिलेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट हो रहा है इसलिए। ओके, तो डेमेंशिया में क्या होगा? डेमेंशिया क्या होता है कि जो कॉग्निटिव फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो आप समझ गए यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज एक हेरिडिटी डिजीज होती है जिसमें CNS अफेक्ट होता है, और CNS में कौन से पार्ट्स? सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल गेंगलिया। अब जो ये अफेक्ट हो रहा है उस वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? बेसल गेंगलिया अफेक्ट होगा तो मस्कुलर कंट्रोल लॉस होगा, जिस वजह से प्रोग्रेसिव कोरिया होगा, इरेगुलर मूवमेंट्स होंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट होगा तो डेमेंशिया एक प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन अब पॉइंट है यहाँ पे कि जो हंटिंगटन डिजीज़ है इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, लाइक हंटिंगटन कोरिया, हेरिडिटरी कोरिया और एडल्ट कोरिया। नेक्स्ट वन, इसको सबसे पहले जो है 1872 में डिस्क्राइब किया गया था, और जिन्होंने डिस्क्राइब किया गया था उनका नाम था जॉर्ज हंटिंगटन। इन्होंने सबसे पहले इस डिजीज़ को बताया था, इसलिए डिजीज़ का नाम क्या है? हंटिंगटन्स डिजीज़। ओके, अब बात करते हैं अपन इसकी कोजेस की। जो इसकी एग्जैक्ट कोज है वो अननोन है, पता नहीं है कि मेन वजह क्या होती है इसकी, बट इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर्स। अगर फैमिली में कोई कनेक्शन है, यानी पहले किसी को फैमिली में हो चुका है, तो हो सकता है कि पर्सन को भी हो जाए। नेक्स्ट वन, यहाँ एज भी यहाँ कनेक्ट हो सकती है, लाइक जो 25 से 55 साल की एज होती है इसमें मोस्टली कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं अपन इसके जो है पैथोफिजियोलॉजी की, कि क्या मैकेनिज्म होती है। तो इसके जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उस वजह से होता क्या है, यहाँ पे तीन प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, फर्स्ट वन होगी जो बेसल गेंगलिया है उसमें जो सेल्स है उनकी डेथ होने लग जाएगी। सेकंड वन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सेल्स है उनकी डेथ होने लग जाएगी। और थर्ड वन, जो सेरिबेलम है उसमें भी सेल्स की डेथ होने लग जाएगी। अब क्या होगा इस वजह से? बेसल गेंगलिया की में अगर डैमेज हो रहा है तो मस्कुलर कंट्रोल लॉस होगा, मोटर कंट्रोल। कोर्टेक्स रीजन डैमेज हो रहा है तो क्या होगा? जो फंक्शनल एरियाज है लाइक कोग्निटिव फंक्शन वगैरह वो अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट वन, जो सेरिबेलम है इसमें डैमेज हो रहा है तो जो मस्कुलर में जो बैलेंस कंट्रोल है, पोस्चर कंट्रोल, सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो वो भी यहाँ पे लॉस होगा। तो डू यू अंडरस्टैंड? ये जो तीनों डैमेज हो रहे हैं उस वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस होगी। अब नेक्स्ट वन है यहाँ पे कि अब जो यहाँ पे सेल्स डैमेज हो रहा है उस वजह से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाएगी। और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होगी? गाबा प्लस एसिटाइल कोलिन। गाबा का तो मतलब है फुल फॉर्म गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। एक तो इसकी कमी हो जाएगी, दूसरा एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाएगी। ये दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये मस्कुलर कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अब इनकी जो कमी होगी उस वजह से नेक्स्ट क्या होगा कि डोपामीन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अभी कैसे होगा कि जो गाबा है, गाबा और डोपामिन इनका लेवल क्या होता है? बैलेंस में चलता है। गाबा डोपामिन के लेवल को कंट्रोल करता है। ओके,
तो अब यहाँ पे अगर गाबा की कमी हो रही तो क्या होगा, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब डोपामिन के बारे में आप जानते हो, डोपामिन क्या करता है, मस्कुलर कंट्रोल या मसल मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो अगर यहाँ पे डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स होंगे, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा मूवमेंट्स पे। ओके, एबनॉर्मल ऑटोमेटिक है जो इरेगुलर मूवमेंट्स यहाँ पे होने लग जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बेसल गेंगलिया न्यूक्लियाई है वो डैमेज हो चुका है, जिस वजह से मस्कुलर कंट्रोल पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहेगा। समझ गए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वन क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लाइक कोरिया, एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डेमेंशिया भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है उस वजह से बेसल गेंगलिया, सेरिबेलम और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो अगर अफेक्ट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो क्या होगा, ब्रेन का मसल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है लाइक गाबा और जो एसिटाइलकोलिन, इनका भी कमी हो जाएगी, जिस वजह से डोपामिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और इरेगुलर मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन का उन पर कंट्रोल नहीं है। ओके, तो जिस वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लाइक कोरिया या इरेगुलर मूवमेंट्स एंड डेमेंशिया। ओके, सो ये बात हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। तो जो इसके जो लक्षण हैं वो 3 कैटेगरीज में या मैंने आपको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट वन है जो कैटेगरी वो है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, यानी मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वन है इनवॉलेंट्री जर्की और डांस लाइक मूवमेंट्स, जिसको कोरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि पर्सन के जो है एबनॉर्मली जो है हाथ पैर जो है ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे इरेगुलरली। तो अगर आप उस पेशेंट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट डांस कर रहा है। अगर आपको इसको और भी देखना है लाइव तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं हंटिंगटन पेशेंट, तो उसमें आप देखोगे पेशेंट तो वो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे वो डांस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे मसल रिजिडिटी रहेगी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कड़कपन रहेगा मसल्स में। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स रहेंगे, मसल्स मूव में कंट्रोल नहीं है तो एबनॉर्मली आई मूवमेंट्स होंगे। नेक्स्ट वन इम्पेयर्ड पोस्चर और बैलेंस, जैसा सेरिबेलम अफेक्ट होगा तो पर्सन का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा और पेशेंट अपने से चल नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ड्यू टू मोटर कंट्रोल लॉस। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्सन को बोलने में भी दिक्कत होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो मस्कुलर कंट्रोल है, मोटर स्पीच जो होती है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे डिस्फेजिया रह सकता है, यानी जो है स्वालोविंग में भी यहाँ दिक्कत होगी। नेक्स्ट वन अब यहाँ पे जो सेकंड जो है ग्रुप वो है कोग्निटिव डिसऑर्डर्स, कोग्निटिव रिलेटेड टू मतलब कोग्निटिव फंक्शंस। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट वन डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग टास्क, पर्सन जो होगा उसको जो है कोई भी काम करने में दिक्कत होगी, वो सिंपल काम भी नहीं कर पाएगा। डिसोरिएंटेशन रहेगा पर्सन को, जो है प्लेस है टाइम है इनका कुछ भी पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, वो किसी बात पे या किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन स्लोनेस इन प्रोसेसिंग थॉट्स, जो भी है वो सोचने समझने की क्षमता जो इसकी बहुत स्लो हो जाएगी। अगर वो कुछ भी सोचेगा बोलेगा तो बहुत स्लो, धीरे धीरे बोलेगा, धीरे सोच के बोलेगा। नेक्स्ट वन डिफ़िकल्टी इन न्यू लर्निंग, यानी कुछ भी नई चीज़ सीखने की, और जो हम सीखते हैं वो सीख नहीं पाएगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। ओके, नेक्स्ट वन अब जो थर्ड ग्रुप है यहाँ पे वो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन फीलिंग ऑफ सैडनेस, सैड रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा पर्सन। ओके, नेक्स्ट वन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सोशली विड्रॉल हो जाएगा, सबसे दूर रहेगा। इंसोमिया रहेगा, उसको सोने में प्रॉब्लम होगी। फेटिगनेस रहेगी यानी वीकनेस रहेगी। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ डाइंग और सुसाइड, डिप्रेशन में अगर रहेगा तो पर्सन को बार बार सुसाइड के थॉट्स आएंगे, मरने की इच्छा होगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं, इरिटेबल रहेगा। ओके, मूड स्विंग्स रहेंगे। नेक्स्ट वन लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, यहाँ पे जो पर्सन की जो सेक्स ड्राइव है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये 3 मतलब ग्रुप हो गए सिम्टम्स के अलग अलग, कोग्निटिव, मूवमेंट एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ओके,
नेक्स्ट वन अब बात करें यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो इसमें पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें फैमिली हिस्ट्री लेंगे, तो उसमें पता करेंगे फैमिली में किसी को पहले ये प्रॉब्लम प्रेजेंट तो नहीं थी। दूसरा पर्सन की जो एज भी चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पर्सन के जो सिम्टम्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लाइक ग्लासकोमा स्केल वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, ताकि जो है पर्सन की ब्रेन फंक्शंस को एसेस किया जा सके। नेक्स्ट वन यहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यहाँ पे कर सकते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई से ब्रेन की इमेजिंग आ जाती है, उसमें पता चल जाता है कि ब्रेन में कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं ईईजी करके। ओके, अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बाद अपन इसकी मैनेजमेंट की। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं नर्व से रिलेटेड, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उनमें जो है ट्रीटमेंट जो है, क्योर जो है उसकी पॉसिबल नहीं होती है। लाइक अपन ने जो प्रीवियस कंडीशन पढ़ी थी एल्जाइमर डिजीज़, उसमें भी क्योर प्रेजेंट नहीं थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि हम जो सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं या जो प्रोग्रेस कर रही है कंडीशन, उसको रोक सकें, सिम्टम्स को कम कर सकें, तो यहाँ पे यही ऑप्शन रहता है। ओके, तो यहाँ पे यही है कि जो कंडीशन है उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बट जो कंडीशन प्रोग्रेस कर रही है उसको हम कम कर सकते हैं, सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो अब इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पर्सन को यहाँ एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्यों देंगे यहाँ पे, कि जो डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए। आपने एंटीसाइकोटिक्स पढ़ी होगी, उनमें देखा होगा कि इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये डोपामिन के लेवल को कम कर देता है और पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है अगर कोई पर्सन एंटीसाइकोटिक ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स हेल्पफुल हो सकती है डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए। और कौन सी ड्रग देंगे, हेलोपेरिडोल। और भी ड्रग्स दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन है मसल रिलैक्सेंट। ये मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स क्या करती हैं, जो मसल रिजिडिटी हो रखी है उनको कंट्रोल करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। इसमें दे सकते हैं डाइजीपाम या क्लोनाजीपाम, ये एक तरह से बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी दे सकते हैं अगर डिप्रेशन में है पेशेंट। नेक्स्ट वन यहाँ पे एंटी एंजाइटी ड्रग्स में लाइक डाइजीपाम, फ्लोक्सेटिन टू रिड्यूस रिलीव स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर पर्सन को एंजाइटी भी है तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। जो बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह हैं ये भी दे सकते हैं, लाइक डाइजीपाम। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे अब और भी ड्रग्स दे सकते हैं, लाइक मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी कन्वर्जेंट हो सकते हैं, यानी सॉरी, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सीजर्स भी पेशेंट को हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल जो है डिस्चार्ज हो रहा है, न्यूरो ट्रांसमिशन जो है एबनॉर्मली हो रहा है। तो अगर यहाँ पे सीजर्स प्रेजेंट है तो उसके लिए एंटी कन्वर्जेंट देना ज़रूरी है। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स भी यहाँ दे सकते हैं अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट है तो। ओके, तो ये तो बात हो गई इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वन अब है इसके बाद इसका रिहेबिलिटेशन, जिसमें नर्सिंग केयर आ गई कि रिहेबिलिटेशन यहाँ पे देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ क्योर तो नहीं है। तो पर्सन को हमें क्या करना है कि जो भी उसकी जो हेल्थ है उसको रिकवर करना है, ठीक है, जो भी वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करता है उसको वो नॉर्मली कर सके, यही हमारी कोशिश रखनी है। तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन में फर्स्ट वन है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में जो साइकोथेरेपिस्ट होता है उसका मोटिव यही रहता है, वो पेशेंट के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बिहेवियर में उसके चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, उनको सोल्व करना, उनको कंट्रोल करना, ये पहला मोटिव है। दूसरा, पर्सन की जो भी प्रॉब्लम्स एराइज हो रही है उसके साथ वो कैसे कोप करे, उसके साथ कैसे एडजस्ट करे, उसके बारे में पेशेंट को हेल्प करनी है साइकोथेरेपिस्ट को। ओके, यही काम होता है साइकोथेरेपिस्ट का। नेक्स्ट वन है यहाँ पे स्पीच थेरेपी। अब पर्सन को जो बोलने में दिक्कत हो रही है उसके लिए जो स्पीच थेरेपिस्ट होगा वो क्या करेगा, पेशेंट की हेल्प करेगा, उसको एक्सरसाइज वगैरह में हेल्प करेगा ताकि वो बोलने में सक्षम हो। दूसरा, अगर वो बोलने में एबल नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, तो अल्टरनेटिव्स भी यहाँ पेशेंट को दे सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक बोर्ड वगैरह। ऐसे बोर्ड पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे जिस पे ऐसी पिक्चर्स लगी होगी जो डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ आती है। लाइक अगर पानी पीना है पेशेंट को तो पेशेंट उस पर हाथ रख के बता देगा कि मेरे को पानी पीना है, ठीक है, तो इस तरह से उस पर हेल्पफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन है यहाँ पे फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपिस्ट का मोटिव क्या होगा कि पर्सन के जो मतलब मसल्स मूवमेंट्स हैं उनमें हेल्प करना, रिजिडिटी हो रखी है या एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना। इसलिए पेशेंट को क्या होगा कि एक्सरसाइज वगैरह में जो है फिजियोथेरेपिस्ट वो हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा वो क्या करेगा, पेशेंट की जो फंक्शनल एबिलिटीज़ है, यानी जो फंक्शनल एबिलिटीज़ वो किस तरह से मूवमेंट्स वगैरह करता है, जो भी उसे कॉग्निटिव फंक्शंस वगैरह एबनॉर्मल हो रखे हैं उनको कंट्रोल करने में वो हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो है ये सब मिल के पर्सन की रिकवरी कर सकते हैं, उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इस टॉपिक की। इसमें आपको नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, आप जो है इसकी प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स है, उसके बेस पे आप इसकी जो है नर्सिंग केयर बना सकते हैं। जैसा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पर्सन को इंजरी की रिस्क रहेगी, रिस्क ऑफ इंजरी, तो उसके लिए आप यहाँ पे नर्सिंग केयर दे सकते हैं कि पर्सन साइड रेल्स वगैरह रखेंगे या पर्सन को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर उसको कोई एक्टिविटी करनी है तो उसमें असिस्ट करेंगे, तो आप ऐसे नर्सिंग केयर लिख सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।